चीफ रेवंत रेड्डी ने सोमेश कुमार के बतौर चीफ सेक्रेटरी लिए गए फैसलों पर नजरसानी करने की मांग की है। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से सीएस सोमेश कुमार के मामले में सुनाए गए फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने मांग की कि सीबीआई सोमेश कुमार की तहकीकात करे। टीपीसीसी सरबराह ने सोमेश कुमार की कारकर्दगियों पर तनकीद की है और सोमेश कुमार को ओहदे से बर्खास्त करने, उनके जरिए लाए गए धारनी पोर्टल को मनसूख करने की भी मांग की है। मलकाजगिरी रुकने पार्लिमान ने तेलंगाना के आईएएस ओहदेदारान को तरजीह देने का मशवरा भी दिया। आपको याद दिला दें कि चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हाई कोर्ट ने एपी कैडर में जाने का हुक्म दिया है और उन्हें रियासत के लिए मख्तस किए जाने वाले हुक्म को मनसूख भी कर दिया है। ये भी याद रहे कि रियासत की तकसीम के दौरान सोमेश कुमार को मरकज ने आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी थी, ताहम उन्होंने मरकज के हुक्म के खिलाफ सीएटी में अपील की थी, जिसके बाद साल 2016 में सोमेश कुमार को तेलंगाना में अपनी खिदमत जारी रखने का हुक्म दिया गया था और वो अभी तक रियासत तेलंगाना में ही अपनी खिदमत जारी रखे हुए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 19 जनवरी को दौरे हैदराबाद के मौके पर वजीर आला केसीआर की जानिब से उनका इस्तकबाल किए जाने और उनसे मुलाकात करने को लेकर सियासी हलकों समेत अवाम में तजस्सुस पाया जा रहा है। मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों, तेलंगाना को बजट की अदम इजराई और दीगर कई वजूहात को लेकर नाराज सीएम केसीआर ने पिछले साल यानी 2022 में तकरीबन 5 मरतबा हैदराबाद आने पर वजीर आजम से मिलने या फिर उनका इस्तकबाल करने से गुरेज किया था। नए साल के आगाज के साथ ही वजीर आजम के दौरे हैदराबाद की तस्दीक हो चुकी है। जब भी वजीर आजम हैदराबाद आए, केसीआर ने मिनिस्टर तलासानी श्रीनिवास यादव व दीगर को उनका इस्तकबाल करने के लिए भेजा। इस्तकबाल तो दूर, केसीआर ने उनसे मिलने से भी गुरेज किया है। सिर्फ पीएम ही नहीं, रियासती गवर्नर और बीआरएस सरबराह के दरमियान भी रस्साकशी देखी गई है। कई मौक़ों पर प्रोटोकॉल को भी नजरअंदाज किया गया। ताहम दिसंबर के अवाखिर में हैदराबाद में क़याम करने वाली सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू से केसीआर ने मुलाकात की और इशाया के दौरान उन्हें राष्ट्रपति नीलायम में गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन से भी मुलाकात करनी पड़ी। अवामी नुमाइंदों और अवाम को बेसब्री से इस बात का इंतजार है कि क्या नए साल में सीएम केसीआर वजीर आजम का इस्तकबाल करेंगे या फिर अपनी नाराजगी को बरकरार रखते हुए किनाराकशी इख्तियार करेंगे। वजीर बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव ने तेलंगाना बीजेपी चीफ बंडी संजय कुमार पर तनकीद करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है, असल फिल्म साल 2023 में दिखाई जाएगी। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने बंडी संजय से पूछा है कि उन्होंने करीमनगर की तरक्की के लिए क्या किया है। केटीआर ने इस यकीन का इजहार किया है कि करीमनगर के रुकने असेंबली विनोद कुमार इस बार इंतखाबात में जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कारकुनान को इसे एक चैलेंज के तौर पर लेने और मुत्तहद होकर काम करने का मशवरा भी दिया। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट ने वाजे किया है कि असल फिल्म साल 2023 में दिखाई जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने सिर्फ अभी ट्रेलर ही देखा है। आईटी मिनिस्टर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर रियासत को फंड्स न देने पर नुक्ताचीनी भी की। उन्होंने बताया कि मुल्क की 20 बेहतरीन ग्राम पंचायतों में से 19 तेलंगाना में हैं, लेकिन बीजेपी कायदीन रियासत की तरक्की को लेकर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। మనోళ్ళు మన రైతులు మన సెస్ వినియోగదారులు మంచి చేసినోళ్ళను పనిమంతులను వదిలిపెట్టరు, ఖచ్చితంగా మననే గెలిపిస్తారు, భయపడకండి అని చెప్పిన. నేను చెప్పింది వాస్తవం అయితే గట్టిగా సప్పట్లతో చెప్పాలి మొత్తం అందరికీ వినేటట్టు. 4.5 కోట్ల రూపాయలు పంచి మళ్ళీ మీదికెళ్ళి వాళ్ళే గాయి చెప్తారు. కేసీఆర్ డబ్బులు వంచిండు, బీఆర్ఎస్ డబ్బులు వంచింది అని మళ్ళీ చిల్లర వాళ్ళ దొంగకు నోరెక్కువ అంటారు. దొంగకు నోరెక్కువ అన్నట్టు పైసలు వంచేది వాళ్ళే, వచ్చి అడ్డగోలుగా తిరిగేది వాళ్ళే, దరిద్ర పనులు చేసేది వాళ్ళే, మళ్ళీ మీదికెళ్ళి వచ్చి ఇక్కడ లొల్లి పెట్టేది వాళ్ళే. నేను ఒకటే దయచేసి ఇక్కడ ఉండే రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా బిడ్డలకు ఈ వేదిక ద్వారా, పత్రికల ద్వారా, మీడియా ద్వారా రాష్ట్రంలో ఉన్న తెలంగాణ ఆడబిడ్డలకు, తెలంగాణ అన్నదమ్ములకు నేను చేసే విజ్ఞప్తి, మొత్తం తెలంగాణలోని 33 జిల్లాలకు ఇవాళ రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా స్ఫూర్తినిచ్చింది, దిక్కు చూపింది, తొవ్వ చూపెట్టింది. గుజరాత్ పైసలు ఎన్ని వచ్చినా రేపు శాసనసభ ఎన్నికల్లో కూడా వందల వేల కోట్ల దొంగ సొమ్ము తెచ్చి పంచినా ఖచ్చితంగా పనిమంతుడు, సమర్థుడు, దక్షుడు తెలంగాణ సాధకుడు కేసీఆర్ గారినే తిరిగి హ్యాట్రిక్ ముఖ్యమంత్రిగా చేయవలసిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉన్నదనే ఒక దిశానిర్దేశం చేసింది రాజన్న సిరిసిల్ల. ఈరోజు మొత్తం రాష్ట్రంలోని 33 జిల్లాల ప్రజలకు ఇవాళ ఒక అద్భుతమైన సందేశం ఇచ్చింది.
రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా. ఎన్నికలు కొట్లాడే దమ్ము లేక కాదు, ఎన్నికలు కొట్లాడే ఇంట్రెస్ట్ లేక కాదు. ఎందుకు ఇప్పుడు ఎన్నికలు అని చెప్పి సెస్కు పాలక వర్గాన్ని నామినేట్ చేస్తే ఇక దాన్ని ఏమంటారు మరి, కొంతమంది కోర్టుకు పోయినరు. అట్లా ఎట్లేస్తారు? ఈ గూడూరు ప్రవీణ్ గారిని అన్న జర ఫోన్ బంద్ చేయి, నీకు దండం పెడతా. ఏమైంది? కొద్దిసేపు బంద్ చేయి. ఏమెత్తిపోయింది? అక్కడ కూడా చచ్చిపోతే ఎత్తుకొని, లేకపోతే బంద్ చేయి. గూడూరు ప్రవీణ్ గారిని నామినేట్ చేసుకున్నాం మనం సెస్ పర్సన్ ఇన్ఛార్జ్గా. ఎవరో కోర్టుకు పోయినరు. భయపడుతున్నారు వీళ్ళు, ప్రభుత్వం భయపడుతుంది, టీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ భయపడుతున్నది, ఎన్నికలు పెడుతుందుకు బుగులైతుంది వీళ్లకు అన్నారు. ఏమైంది? ఈ బలిగిందా? ఇప్పుడు మంచిగా బ్రహ్మాండంగా వాయించి ఇడిచిపెడితే 15కు 15 వాయిస్తే ఎట్లయింది? ఇప్పుడు కుయ్యి లేదు, కయ్యి లేదు. మళ్ళీ నిన్నగాక మొన్న చూసినా ఇక్కడ సిరిసిల్లలో మీటింగ్ పెట్టిరట బీజేపీ వాళ్ళు. చూసిరా మీరందరూ? కూట్ల రాయి తీయలేనోడు ఏట్ల రాయి తీస్తా అని బయలుదేరినాడు. సెస్సుల్నే గెలవరేరు కానీ రేపు సిరిసిల్ల గెలుస్తారట, తెలంగాణ మొత్తం మీద జెండా వాస్తారట, ఇంకేదో చేస్తారట, ఇంకో చేస్తారట. నేను వాళ్ళందరికీ ఒకటే చెప్తా ఉన్నా, మీ అందరికీ బీజేపీ నాయకులకు, బీజేపీ కార్యకర్తలకు, ఇక్కడ సిరిసిల్లలో నిలబడి నిన్న మొన్న డైలాగులు కొట్టిన వీర బీజేపీ అభిమానుల కార్యకర్తలందరికీ నేను చెప్పేది ఒకటే, మొన్న మీరు చూసింది ట్రైలర్ మాత్రమే. అస్సలు సినిమా ముందున్నది 2023లోనే చూపెట్టే బాధ్యత మాది. మేము ఇన్ని రోజులు మర్యాద కూకుంటే ఎగురుడు దుంకుడు ఎక్కువైంది. నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా. तेलंगाना बीजेपी चीफ स्पोकपर्सन कृष्णा सागर राव ने आईएएस सोमेश कुमार को आंध्र प्रदेश जाने के हाईकोर्ट के हुक्म का खैर मकदम किया है। एक बयान जारी करते हुए कृष्णा सागर राव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही ये मुद्दा उठाया था कि चीफ मिनिस्टर केसीआर मरकजी हुकूमत के इंतजामी उमूर के खिलाफ अपने मफाद के लिए आउट ऑफ कैडर आईएएस अफसरान को तेलंगाना में रोक रहे हैं। उन्होंने केसीआर से पूछा है कि वो उन अफसरान को क्यों मुंतखब कर रहे हैं जिन्हें तेलंगाना स्टेट कैडर नहीं दिया गया है। बीजेपी कायद ने कहा कि सोमेश कुमार को फौरी तौर पर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल करना चाहिए और आंध्र प्रदेश में अलॉट करदा कैडर पर वापस जाना चाहिए। खम्मम पुलिस ने चोरी की 2 वारदातों में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार किया है और 16 लाख रुपये मालियती मसरूख अशिया बरामद की हैं। पुलिस कमिश्नर विष्णु एस वारियर ने मीडिया को बताया कि सीसीएस और मोदीगोंडा पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान शुबे की बुनियाद पर 2 अफराद को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की, जिस पर मुलजिमीन ने खम्मम जिले के मोदीगोंडा मंडल में एक जेवरात की दुकान में चोरी करने का एतराफ किया। उनके पास से 23 ग्राम सोने के जेवरात और 12 किलो चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं, जिनकी मालियत 10 लाख रुपये है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि दूसरी जानिब सीसीएस और खानापुरम पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए जिले रंगारेड्डी के कुतबुल्लापुर मंडल के रहने वाले एक शख्स को शुबे की बुनियाद पर खम्मम शहर में हिरासत में लिया और जब उससे पूछताछ की तो उसने ये एतराफ किया कि माजी में उसने खानापुरम, हवेली, जेडीमेटला, बालानगर, सत्तुपल्ली व दीगर अजला व शहरों में चोरी की थी। आदि सारिफ के पास से पुलिस ने 97 ग्राम सोना और 724 ग्राम चांदी की अशिया बरामद की है, जिनकी मालियत 6 लाख रुपये है। ईस्ट जोन स्पेशल क्राइम टीम ने सट्टा चलाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। मुसद्दिका इतला पर कार्रवाई करते हुए सीसीएस ने मंगलहाट पुलिस स्टेशन हुदूद में एक मकान पर छापा मारा और 42 साला विजय सिंह को हिरासत में लिया है। मुलजिम के कब्जे से एक सेलफोन, 18,020 रुपये नगद रकम व दीगर अशिया भी जब्त कर ली गई है। ईस्ट जोन सीसीएस ने गिरफ्तार शख्स को मजीद कार्रवाई के लिए मंगलहाट पुलिस के हवाले कर दिया है। रियासत कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुर में जेर तामीर मेट्रो का सुतून गिर पड़ा, जिसके नतीजे में एक खातून और उसका 2.5 साला बेटा जाँ बहक हो गए। पुलिस ने बताया कि ये वाकया नागवाड़ा इलाके में पेश आया है। कल्याण नगर से HRBR लेआउट की तरफ जाने वाली सड़क पर इस इलाके में तामीर किए जा रहे मेट्रो रेल का एक सुतून गिर पड़ा। इस दौरान वहां से गुजर रहे मोटरसाइकिल सवार, उसकी बीवी और बेटा शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, ताहम मां और शीरखार बच्चा इलाज के दौरान जान की बाजी हार गए। पुलिस ने मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 25 साला तेजस्वी और उसके 2.5 साला बेटे की शिनाख्त विहान के तौर पर की है। हादसे के सबब सड़क पर शदीद ट्रैफिक जैम भी देखा गया। मेदक जिले के तेगमाल मंडल की जामा मस्जिद कमेटी के अराकीन ने वक्फ बोर्ड सदरनशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान से मुलाकात की है।
मस्जिद कमेटी सदर एम ए सलीम की क़यादत में इस वफ्द ने चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान को एक याददाश्त सौंपी है और तेगमाल गांव तेगमाल मंडल की वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। एम ए सलीम ने मीडिया को बताया कि गुज़िश्ता 3 सालों से वो वक्फ जायदादों की हिफाजत पर जोर दे रहे हैं। माजी में उन्होंने इस सिलसिले में साबिक़ चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से भी रुजू किया था, ताहम उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस वक्त ने उम्मीद जताई है कि वक्फ बोर्ड सदरनशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान इस जानिब खुसूसी तवज्जो देंगे और वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। इस कमेटी ने वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ नए नंबरात को गज़ट में शामिल करने की भी मांग की है। टेकमाल विलेज और मंडल मेदक डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से मुलाकात करें और इसी तरह मिनारटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन साहब से मुलाकात करें। हमारा आने का मकसद ये है कि तकरीबन 3 साल से 2019 से हम लोग जो है वक्फ प्रॉपर्टी बचाने के लिए इससे वक्फ प्रॉपर्टी बचाने के लिए जो है वक्फ बोर्ड को फिर रहे हैं और कोर्टों को फिर रहे हैं। हमारे पास जामे मस्जिद जो है उसके तहत 74 एकड़ ज़मीन इनाम में है। मुख्तलिफ जैसा कि पेश इमाम की खिदमत है और खिताबात की खिदमत है और खजात और मुल्लाओं की खिदमत के तहत जो ज़मीनात हैं और ईदगाह का इनाम भी था। ये सब इनामात तकरीबन जो है दूसरे लोग जो है पट्टे कर लिए, कोई ORC ले लिया, ऐसा किसी तरह से अपने नाम पे कर लिए। कुछ 20 से 22 एकड़ ज़मीन हम लोग बचा सके, लेकिन 3 साल से जो हम मेहनत कर रहे हैं आज तक जो है कोई काम नहीं हुआ। और हम शिकायत भी कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के साबिक़ा सदर सलीम साहब की, क्योंकि उनको कई मरतबा पुराना रिकॉर्ड ला के लेके गया कि गज़ट में जो 1969 से पहले का रिकॉर्ड आज भी तो मौजूद रखे, लेकिन रीसर्वे होने के बाद जो नए नंबरात आए आज तक वो नंबरात को दर्ज नहीं करें। ये हम तकलीफ दा है। तो हम मुतालबा करते हैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से और हुकूमत से, और KCR साहब कई मरतबा बोले हैं कि हम वक्फ बोर्ड को बचाएंगे, जुडिशल पावर दिएंगे, लेकिन आज तक वक्फ बोर्ड को बचाना तो दूर की बात है। वक्फ बोर्ड की कोई 1 एकड़ ज़मीन को बचाने नहीं दिख रहा। हम लोग लड़ रहे हैं। लिहाजा हमारा मुतालबा है कि वक्फ चेयरमैन साहब खुसूसी दिलचस्पी लें, क्योंकि मसीउल्लाह साहब का बहुत अच्छा नाम है और उनकी कारकर्दगी भी हज कमेटी के टाइम पे देख चुके हैं हम और आप। लिहाजा मैं मसीउल्लाह खान साहब से मैं ख़ास तौर पर इल्तिजा है, हमारी कमेटी की गुजारिश है कि हम मौज़े टेकमाल ज़िले मेदक जो हमारा गांव है उसकी कमेटी को जल्द से जल्द अप्रूव दीजिए। और उसी तरह जो वक्फ ट्रिब्यूनल में हम केस लड़ रहे हैं और अदर साइड जो हमारे मुखालिफिन हैं वो हाई कोर्ट को जाकर स्टे ला रहे हैं, लेकिन आपके वकला जो है सिवाय पुरानी गज़ट लेके फिर रहे हैं। लिहाजा सबसे पहले नई गज़ट में नए नंबरात गज़ट में अशात करें, तो जब कई जैसे ये केस आगे बढ़ता। लिहाजा मैं मसीउल्लाह खान साहब से उम्मीद रखते हैं हम तमाम कि ये हमारे मुतालबे को कबूल करेंगे। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 के नताइज का ऐलान 2 या 3 दिन में किए जाने की तवक्को है। TPSC की जानिब से तेलंगाना के पहले ग्रुप 1 प्रीलिमिनरी इम्तिहान के नताइज जल्द अज जल्द जारी करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि 2 उम्मीदवारों की जानिब से TSPSC ग्रुप 1 के अमल पर अदालत से रुजू होने के बाद नताइज मुलतवी किए गए थे। कहा जा रहा है कि अदालती कार्रवाई मुकम्मल होते ही नताइज का ऐलान किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि तेलंगाना में ग्रुप 1 की 503 असामियों को पुर करने के लिए गुज़िश्ता साल 16 अक्टूबर को प्रीलिमिनरी इम्तिहान मुनक़िद किया गया था। 29 अक्टूबर को की जारी की गई थी। उम्मीदवार TSPSC की वेबसाइट के जरिए ताज़ा तरीन मालूमात हासिल कर सकते हैं। मरकजी हुकूमत की अग्निवीर स्कीम के तहत गोलकुंडा के आर्मी आर्टिलरी सेंटर में 300 उम्मीदवारों को तरबियत दी जा रही है। मरकज ने गोलकुंडा में आर्टिलरी तरबियत के लिए 300 फायरमैन को मख्तस किया है। आर्मी हुकाम पहले बैच में 31 हफ्तों तक इन उम्मीदवारों को तरबियत देंगे। माह फरवरी में मजीद 2265 और फिर 3300 अफराद की तरबियत का आगाज किया जाएगा। बताया गया है कि कम से कम 5500 अग्निवीर को हिंदुस्तानी फौज में शामिल करने की तैयारियां की जा रही हैं। आपको ये भी बता दें कि मरकजी हुकूमत ने गुज़िश्ता साल जून में अग्निवीर स्कीम का आगाज किया था और भर्ती के
عمل کا آغاز ستمبر میں جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہوا ہے۔ کورونا وبا کے سبب 3 سال کے وقفے کے بعد گولکنڈہ میں امیدواروں کو آرٹلری سینٹر میں تربیت دی جا رہی ہے۔ آنکھوں کی روشنی پروگرام کے سلسلے میں ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس ماہ کی 18 تاریخ سے یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، جس کو کامیاب بنانے کے سلسلے میں وزیر سرینیواس یادو کی زیر صدارت منعقدہ جائزہ اجلاس میں اہم مشورے اور ہدایات دی گئیں۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار کے کیڈر کے تنازع میں ہائی کورٹ نے آج اہم فیصلہ سنایا ہے۔ ہائی کورٹ نے ان کی تلنگانہ میں برقراری کو منسوخ کر دیا ہے۔ متحدہ ریاست کی تقسیم کے وقت سومیش کمار کی خدمات آندھرا پردیش کے لیے مختص کی گئی تھی۔ اس سلسلے میں مرکز نے احکام جاری کیے تھے۔ مرکز کے احکامات پر روک لگاتے ہوئے سینٹرل ایڈمنسٹریٹو ٹریبونل نے سومیش کمار کی خدمات کو تلنگانہ میں برقرار رکھنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ تب سے وہ تلنگانہ میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ اس دوران 2017 میں مرکز نے ہائی کورٹ سے رجوع ہوتے ہوئے CAT کے احکام کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس مقدمے کی سماعت کے بعد عدالت نے CAT کے احکام کو منسوخ کرتے ہوئے سومیش کمار کی خدمات آندھرا پردیش کے حوالے کر دی، تاہم سومیش کمار کے وکیل کی درخواست پر فیصلے پر عمل آوری 3 ہفتوں تک کے لیے روک دی گئی ہے۔ مسلم یونائٹڈ فورم کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں مولانا مفتی صادق محی الدین فہیم کو فورم کا صدر مقرر کیا گیا۔ اس سلسلے میں اجلاس مولانا اکبر نظام الدین حسینی صابری کی قیامگاہ پر منعقد کیا گیا۔ اجلاس کے بعد اس کی روایات سے میڈیا کو واقف کرواتے ہوئے جناب منیر الدین مختار نے کہا کہ اجلاس میں جناب رحیم الدین انصاری، اکرم پاشا تخت نشین اور صفی احمد مدنی کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ اس اجلاس میں مولانا سید ابراہیم حسینی سجاد پاشا، میر وراثت علی شتاری، مکرم پاشا قادری، بادشاہ محی الدین، ایم اے ماجد سینئر صحافی، مولانا شفیق عالم اور مولانا ابو طالب کو شامل کیا گیا۔ اس موقع پر اکبر نظام الدین نے کہا کہ باتفاق آراء فورم کے صدر کا انتخاب کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا صادق محی الدین فہیم کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ فورم مولانا کی صدارت میں بہتر انداز میں کام کرے گا۔ اس موقع پر مولانا قبول پاشا شتاری، معتمد صدر مجلس علماء دکن اور دوسرے موجود تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ آج مسلم یونائٹڈ فورم کا اجلاس منعقد ہوا اور اس اجلاس میں ہمارے سب بزرگ اصحاب موجود تھے۔ سارے اراکین نے اس میں شرکت کی الحمدللہ۔ مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کی گئی، اور پھر اس اجلاس میں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے کرم فرماؤں نے ایخر کا نام رکھا ہے صدارت کے لیے۔ ایخر گو کہ اس کا متحمل نہیں ہے، نہ اس کا قابل ہے، نہ اسے صلاحیت اپنے اندر پاتا ہے، لیکن بزرگوں کی کرم فرمائی حضرات کے تشجیع پر ایخر کے بعد اس صدارت کو قبول کیا ہے۔ اب ہمارے تمام ہمارے حضرت مولانا قبول پاشا صاحب شتاری عزیز اللہ علیہ، مولانا سید اکبر نظام الدین صاحب حفظہ اللہ، و دیگر سارے جو ہمارے اکابر اس اجلاس میں سرپرست کی حیثیت سے ہیں، ان سب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ خیر کے لیے بہرحال دعا کریں اور اپنے ذریعے مشوروں سے نوازیں۔ میر چوک ٹریفک پولیس کی جانب سے طلباء کو روڈ سیفٹی اور ٹریفک قوانین سے آگاہ کرنے کے لیے ایک بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔ شہر کے علاقے سید آباد کے IS صدر میں واقع دھروا کالج میں ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں ٹریفک ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ کے ACP جی شنکر راجو نے بطور مہمان خصوصی حصہ لیا اور طلباء کو PPT کے ذریعے روڈ سیفٹی اور ٹریفک کے ضوابط سے واقف کروایا۔ انہوں نے طلباء کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات بھی دیے ہیں اور ان کے شکوک و شبہات کو بھی دور کیا ہے۔ اس پروگرام میں سید آباد لا اینڈ آرڈر SI سندریا رائے رالا، میر چوک ٹریفک پولیس ASI کے علاوہ عبد المجید خان کے وینکٹ پرساد، شری رام کالج پرنسپل ڈی شلپا و دیگر نے بھی حصہ لیا۔ ہندوستان میں 24 گھنٹوں کے دوران 121 نئے کورونا کیسز درج کیے گئے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان میں پیر کے روز 170 کورونا معاملات درج کیے گئے تھے۔ گزشتہ روز کے مقابلے
मंगल के रोज दर्ज किए गए केसेस में कमी देखी गई है। एक्टिव केस लोड भी कम होकर 2319 हुआ है, जो कुल मुस्बित केसेस का 0.01% है। महकमे सेहत ने बताया कि हफ्तावार मुस्बित शरह फिलहाल 0.11% और यौमिया मुस्बित शरह 0.07% रही है। एक दिन में 172 अफराद सेहतयाब हुए हैं और सेहतयाब होने वालों की तादाद 4,41,47,174 हो चुकी है, जिसके नतीजे में शरह सेहतयाबी 98.80 रही है। 24 घंटों में 1,69,568 कोरोना टेस्ट भी किए गए हैं, जिससे मजमूई तादाद 91,23 लाख से तजावुज कर गई है। 56,829 अफराद ने 24 घंटों के दौरान वैक्सीन ली है और वैक्सीन लेने वालों की कुल तादाद 220,14 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।